नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक विविधता में एकता पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू कौन से हैं। उसमें हमने संरचना को पढ़ा था। अब हम उसी के आगे से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आता है हमारा गांव। भारतीय गांव भारतीय समाज की संरचना का एक आधारभूत अंग है, यानी महत्वपूर्ण भाग है। बिना गांव के भारतीय समाज की परिकल्पना संभव नहीं होती है कि हम गांव के बिना जो भारतीय समाज है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भारत कृषि प्रधान गाँव का देश है और यहाँ पर गाँव की कुल संख्या 6,40,867 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें से 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 31.16% नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। गांव अथवा ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति से समीपता, प्राकृतिक संबंधों की बहुतायत, कम आबादी, एक रूपता, स्थिरता, सरल मसलों पर सामान्यतः सहमति आदि विशेषताएं होती हैं। भारत गांवों का देश है, इसलिए पिछले दशक 2001 से 2011 में नगरीय आबादी बढ़ी है, क्योंकि ये बताया गया है कि गांव भारत जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश है। इस कारण से पिछले वर्षों से इसमें नगरीय आबादी बढ़ी है। भारतीय गांव एक इकाई है। प्रत्येक गांव लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित भू क्षेत्र पर बसा हुआ है, एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जो कुछ दूरी पर बसे ऐसे गांव से भिन्न होता है। गांव की पृथकता, यातायात की कमी, अधिकतर आबादी की कृषि पर निर्भरता, जो वहाँ की आबादी है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करती है। लोगों की परस्पर निर्भरता, जो लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समुदाय के साझा अनुभव और समुदाय में रह कर के वो एक साथ जो काम करते हैं, काम करने के बाद जो वो अनुभव प्राप्त करते हैं। एवं परंपराएं, ग्रामीण उत्सव एवं त्योहारों का अलग महत्व होता है। गांव है, गांव में लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के काम को करते हैं, एक साथ मिलकर के उत्सव त्योहारों को बनाते हैं और इसका जो है अपना एक अलग महत्व होता है। गांव का एक ग्राम देवता और आदि विशेषताएं गांव की एकता को स्वाभाविक बनाती है। अब गांव का अपना एक ग्राम देवता भी होता है जिसकी गांव के लोग जाकर के पूजा अर्चना आदि करते हैं। ये सारी तो हैं गाँव की विशेषताएँ, जिसमें महत्वपूर्ण बताया कि लोग यातायात की कमी के कारण जो है ज़्यादातर लोग अधिकतर आबादी की कृषि पर निर्भरता होती है और जो परस्पर निर्भरता है समुदाय के साझा अनुभव है, यानी कि गांव के लोग एक साथ समुदाय में रह कर के काम करते हैं और उनकी जो परंपराएं हैं वो सबकी एक जैसी हैं। ग्रामीण उत्सव और त्योहारों को अलग महत्व होता है। गांव का एक ग्राम देवता होता है जिसकी सब मिलकर के पूजा अर्चना आदि करते हैं। गांव की एकता को स्वाभाविक बनाती है। भारत में राजस्व, प्रशासन, राजनीति, पोस्ट ऑफिस की दृष्टि से प्रत्येक गांव एक इकाई है। अधिकांश गांव बहुजातीय हैं। इनमें जातीय स्तरीकरण पाया जाता है। अब क्या कह रहे हैं, जो ज़्यादातर गांव हैं वो बहुजातीय गांव, क्योंकि एक गांव में एक से ज़्यादा अनेक जातियां रहती हैं, उसे बहुजातीय कहा गया है। यहाँ पर बताया गया कि गाँव जो होते हैं वो बहुजातीय होते हैं, जिसमें एक से अधिक जातियाँ रहती हैं। इसमें जाति स्तरीकरण भी पाया जाता है। स्त्रीकरण में प्रत्येक जाति अपने स्तर को दूसरी जाति की तुलना में स्वीकार करती है। इस संबंध में सामान्यतः कोई विवाद नहीं होता है। प्रत्येक गांव में कोई ना कोई एक प्रभु जाति अवश्य होती है जो ग्रामीण व्यवस्था पर नियंत्रण करती है। प्रभु जाति यानी एक बड़ी जाति जो गांव के व्यवस्था पर अपना अधिकार जमाती है, अधिकार दिखाती है। गाँव में जजमानी प्रथा पाई जाती है। पिछले हमने अध्याय में भी पढ़ा था, पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि गांव में जो क्या है, जजमानी प्रथा पाई जाती है, जिसमें सेवा के बदले कोई वस्तु प्रदान की जाती है।
है, जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे की सेवा करती हैं और गांव को आत्मनिर्भर बनाती हैं। यद्यपि नगरीकरण के प्रभाव से अब गांव में भी सेवा के बदले सेवा के स्थान पर मुद्रा के बदले सेवा का प्रचलन प्रारंभ होने लगा है। फिर भी गांव में अभी भी उदग्र एकता देखने को मिलती है। D.N. मजूमदार गांव को जीवन विधि का एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करते हैं। इस कारण गांव के सभी निवासियों की एक संगठित जीवन निधि, विचार, साझा अनुभव तथा संस्कृति होती है। प्रत्येक गांव का अपना एक इतिहास होता है जो प्राय उसके नाम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर बताया कि प्रत्येक गांव जो है उसका अपना कोई ना कोई इतिहास अवश्य होता है जो उसके नाम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। गांव के नातेदारी संबंध आसपास के गांवों में होते हैं। गांव की बेटियों का विवाह दूसरे गांव में होता है, जबकि बहुएं दूसरे गांव से आती है। इसमें बताया गया है कि एक गांव की बेटी का विवाह दूसरे गांव में होता है और बहुएं जो है दूसरे गांव से उस गांव में आती हैं। परिवार की परंपराएं मूल्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो परिवार की अपनी परंपराएं, जो उनके सामाजिक मूल्य हैं, उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं। सभी गांव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गांव में समानताओं के अधीन भिन्नताएं भी विद्यमान होती हैं। गांव में जातियों एवं उपजातियों के आधार पर मोहल्ले बने होते हैं। अब बताया गया है कि सभी गांव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें समानताएं भी पाई जाती हैं तो इनमें वे भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, भिन्नताएं भी विद्यमान होती हैं। गांव में जातियों और उपजातियों के आधार पर मोहल्ले बने होते हैं। गांव जो होता है उसमें जो जातियां हैं या उपजातियां हैं उस आधार पर क्या है मोहल्ले बने हुए होते हैं या गलियां बनी हुई होती हैं। गांव में जातियों उपजातियों के आधार पर मोहल्ले बने होते हैं। उच्च एवं निम्न जातियों के व्यवहार, आय, जीवन शैली, आवास, आपसी संबंध, बोली, स्वच्छता, विचार, विश्वास में पर्याप्त विभेद पाए जाते हैं। वर्तमान समय में गांव उच्च एवं निम्न जातियां परिवर्तन के दौर में कह रहे हैं। वर्तमान समय में गांव में उच्च एवं निम्न जातियां जो है वो परिवर्तन के दौर में, परिवर्तन के समय में है, जिससे ये विभेद सिमटते दिखाई दे रहे हैं, यानी कम होते दिखाई दे रहे हैं। सभी प्रकार की विभेदकारी भिन्नताओं के होते हुए भी दीर्घकालीन सहजीवन के कारण तथा एक दूसरे पर आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अंतर्निर्भरता के चलते सहयोग एवं आदान प्रदान से गांव एक संगठित इकाई के रूप में दिखाई देता है। भारतीय गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है। जो भारतीय गांव है उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है, जानकारी ली है, जिनमें श्यामाचरण दुबे, M.N. श्रीनिवास, मैककेम मेरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान आदि मुख्य है। भारत में प्रादेशिक आधार पर गांवों की सामाजिक संरचना में भी भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तर भारत के गांव मध्य एवं दक्षिण भारत के गांव से कई अर्थों में भिन्नता लिए हुए हैं। इन सब के होते हुए भी भारत के सभी गांवों में कुछ विशेषताएं समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से दिखाई देती है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक कस्बा। कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा जनसंख्या, आकार, घनत्व आदि के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में विभक्त किया गया है। उनमें से एक कस्बा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कस्बे की परिभाषा, यानी कि हम कहें कि कस्बा किसे कहते हैं, उसकी एक परिभाषा दी गई है। यानी कि कहा गया है कि नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र, सीमित आदि सहित सभी सांविधिक स्थान, ऐसा क्षेत्र जो एक साथ निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करता हो। वो 3 शर्तें ये है: कम से कम 5000 की जनसंख्या कार्यरत हो, कम से कम 75% कार्यरत पुरुष गैर कृषि कार्यकलापों में लगे हों और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, 1000 प्रति वर्ग मील के हिसाब से। अब यहाँ पर कहा गया कि हम कस्बा किसे कहते हैं, तो कस्बा को
कस्बा की परिभाषा के लिए ये 3 शर्तें पूरा होना ज़रूरी है, जिसमें बताया गया कि 5000 की जनसंख्या कार्यरत हो कस्बे में और कम से कम 75% जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्यकलापों को करती हो, गैर कृषि काम को करती हो। फिर तीसरी शर्त रखी गई है जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो 1000 प्रति वर्ग के हिसाब से। फिर आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 7935 कस्बे हैं। कितने हैं? 7935 कस्बे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। संख्या 2001 में 5161 थी। अब हम पढ़ेंगे कि नगर किसे कहते हैं? कस्बा भी नगरीय क्षेत्र है, किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है। अगर कहा जाए कि नगर क्या होता है तो नगर, कस्बा भी एक नगरीय क्षेत्र है, लेकिन वो नगर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित कस्बे, जनगणना कस्बे तथा बाह्य विकास को सम्मिलित किया जाता है। इस सारणी के माध्यम से हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय क्षेत्रों की स्थिति को समझेंगे कि 2011 और 2001 की जनगणना के समय भारत में नगरीय क्षेत्रों की क्या स्थिति थी। पहले आते हैं अधिसूचित कस्बे, जो 2011 की जनगणना में 4041 थे और 2001 की जनगणना में 3799 थे। फिर आते हैं जनगणना कस्बे, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 3984 थे और 1 की जनगणना के अनुसार 1362 थे। फिर आते हैं नगरीय समूह थे 2011 की जनगणना के अनुसार 475 और 2001 की जनगणना के अनुसार 384। फिर अगला पॉइंट आता है बाह्य विकास की 981 था उनका और इनका 2001 के समय क्या है 962 था। भारतीय नगर गांव से अलग जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और विशिष्ट संस्कृति का सूचक है। यहाँ जनसंख्या एवं जनघनत्व अधिक पाया जाता है। व्यवसायों, उपभोगवाद, दिखावा, व्यस्तता, जटिल सामाजिक संरचना, गतिशीलता के साथ में बेकारी, अपराध, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, गंदगी, प्रदूषण, भीड़भाड़, अनियंत्रित यातायात आदि समस्याएं भी भारतीय नगरों की पहचान है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, इन सब के कारण से भारतीय नगरों को पहचाना जाता है, क्योंकि उपभोगवाद बहुत है यहाँ पर नगरों में और व्यस्तता है, सामाजिक जो है संरचना की गतिशीलता के साथ बेकारी भी है, यहाँ अपराध भी बहुत होते हैं और नशाखोरी भी है, भिक्षावृत्ति भी है, गंदगी और प्रदूषण भी नगरों में गांव की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। और ये सारी समस्याएं भी भारतीय नगरों की पहचान है। यहाँ परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। यानी कि जो नगरों में है परिवार और पड़ोस नातेदारी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, गाँव में इन पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो है जाति की। जाति किसे कहते हैं? भारतीय सामाजिक संरचना में जाति नाम की संस्था संपूर्ण विश्व में एक अनूठी एवं विशिष्ट संस्था है, जो भारत से बाहर इस रूप में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जाति नामक अवधारणा की व्युत्पत्ति संस्कृत की जनि धातु से हुई है। अगर हम कहें कि जाति की उत्पत्ति या जाति की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो जाति नामक जो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत की जनि धातु तथा कितिन प्रत्यय के सहयोग से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत की जनि धातु और कितिन प्रत्यय के सहयोग से हुई है। जनि धातु यानी जन धातु में परिवर्तन हुआ है, जनि धातु का जन धातु में परिवर्तन हुआ है तथा कितिन प्रत्यय का ती में प्रत्यय बदला है। कितिन का ती में प्रत्यय में बदला है, तो जन प्लस ती में ती के रहते हुए न आ में बदल जाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो जाति नामक अवधारणा की उत्पत्ति वो संस्कृत की जनि धातु से हुई है तथा जो कितिन प्रत्यय के सहयोग से हुई है और जनि धातु का जन धातु में परिवर्तन हुआ है। यानी जो जनि है वो जन धातु में परिवर्तित हुई है तथा कितिन प्रत्यय का ती प्रत्यय में बदला है। जो कितिन का ये ता और न है इसका लोप हो गया और ये ती में बदल गया है।
जन प्लस ती में ती के रहते हुए ना आक में बदल जाता है। इस प्रकार जाति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। जनी अथवा जन का अभिप्राय जन्म लेना है। अगर हम कहें जनी का अर्थ क्या है या जन का अर्थ क्या है, तो जनी अथवा जन्म का अभिप्राय जन्म लेना है, निकलना, प्रकट होना या प्रादुर्भाव है। अगर पूछा जाता है जनी अथवा जन का अर्थ बताइए, तो जनी अथवा जन का अर्थ होता है जन्म लेना, निकलना, प्रकट होना, प्रादुर्भाव होना, अस्तित्व में आना तथा ती प्रत्यय भाव में है। इसका अर्थ क्रिया के संबंध में है, अर्थात जाति शब्द का अभिप्राय अस्तित्व में आने के संबंध में है। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की कितनी विशेषताओं का विश्लेषण किया है, जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो गोविंद सदाशिव घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में 6 विशेषताएं बताई हैं। पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरी भोजन तथा सामाजिक सहसर्ग पर प्रतिबंध, चौथी विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं तथा विशेषाधिकार, पांचवी पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, छठी विवाह संबंधी प्रतिबंध। उसके बाद में आती है जाति अंतर्विवाह को वेस्टरमार्क ने जाति प्रणाली का सार तत्व कहा है। अब इसमें कहा गया है कि जो जाति अंतर्विवाह है, इसको वेस्टरमार्क समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जाति प्रणाली का सार तत्व कहा है, इसको सार तत्व कह करके संबोधित किया है। भारत में वर्तमान में 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं। यह केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, अपितु भारतीय, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म में भी अस्तित्व में है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, कमजोर वर्ग। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सामाजिक आर्थिक मानदंड है वो अनुसूचित जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग हैं, सीमांत जो कृषक हैं, या जो भूमिहीन मजदूर हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है, या जो बंधुआ मजदूर हैं जो बंधा हुआ काम करते हैं। परंपरागत कारीगरों को कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत माना जाता है। इस दृष्टि से देश की लगभग आधी आबादी इसी श्रेणी में सम्मिलित है। अब आता है अगला टॉपिक, जनजाति। जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति क्या होती है? जाति की भांति ही जनजाति भारतीय सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण घटक है। D.N. मजूमदार, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सितंबर 1958 में लिखते हैं, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। ये किसने लिखा है? D.N. मजूमदार ने लिखा है और अपनी पुस्तक ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सितंबर 1958 में लिखा है। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो अंतर्विवाही है, जिसमें कार्यों का विशेषीकरण नहीं होता, जो जनजातीय अधिकारों द्वारा शासित होता है, जिसकी एक भाषा या बोली होती है, जो अन्य जनजातियों या जातियों से सामाजिक दूरी स्वीकार करती है, जो अपनी जनजातीय परंपराओं, विश्वासों और प्रथाओं को मानता है, जो जातीय और क्षेत्रीय एकीकरण की एक रूपता के प्रति जागरूक होती है। अब इसमें बताया गया कि जो जनजातीय परंपराएं उनको विश्वास, प्रथाओं को मानते हैं, और जो जातीय और क्षेत्रीय एकीकरण की एक रूपता के प्रति ये जागरूक भी रहते हैं। अब है भारतीय संविधान में संविधान आदेश 1950 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 744 बताई गई है, और 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या
1,21,05,69,573 है, जिसमें जनजातीय आबादी 10,42,81,034 है, जो कि कुल आबादी का 8.61% है। 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 90 जिलों में जनजातीय आबादी कुल आबादी के 50% से अधिक है तथा 25% से अधिक एवं 50% से कम जनजातीय आबादी वालों जिलों की संख्या 62 है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आता है अगला टॉपिक, अनुसूचित जातियाँ कि अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें भग्न पुरुष या भाई जाति माना जाता था। उस समय क्या है, इन्हें जो अनुसूचित जाति हैं वो भीमराव अंबेडकर के अनुसार इन्हें भग्न पुरुष या भाई जाति माना गया या कहा गया और ब्रिटिश लोगों के द्वारा इन्हें दलित वर्ग कह करके पुकारा गया या दलित वर्ग कहा जाता है। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति 1931 की जनगणना में इन्हें बाहरी जाति के रूप में संबोधित किया और महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन के नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन के नाम से पुकारा। सन 1935 के विधान में इन वंचित दलित लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अनुसूचित निर्मित की गई, एक अनुसूची बनाई गई। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक परिप्रेक्ष्य से इनके लिए अनुसूचित जाति अवधारणा को काम में लिया जाने लगा। संविधान के अनुच्छेद 341 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों, जनजातियों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट करेगा या कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। इसी अनुसार अनुच्छेद 342 में ये प्रावधान है कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उन जनजातियों या उन जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। इन प्रावधानों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित किया गया है। यह केवल संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र अधिकार में ही मान्य, क्षेत्र अधिकार से बाहर मान्य नहीं है। भारत के संविधान की धारा 341 के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य, संघ राज्य के लिए अनुसूचित जातियों और अधिसूचित किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। संविधान आदेश 1950 में कुल 1108 अनुसूचित जातियां थी जो कुल 29 राज्यों में निवास कर रही थी। अब आता है अन्य पिछड़े वर्ग, आदिवासी समूहों, अनुसूचित जाति, जनजातियों और जनजातियों के अतिरिक्त कुछ जातियां भारतीय सामाजिक संरचना में ऐसी हैं जिनकी आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिति समाज के संपन्न वर्गों की तुलना में
कमजोर या निम्नतर है, जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग किसे कहा जाता है, इसको हम एक बार फिर देखते हैं। कहा गया है इसमें आदिवासी समूहों, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त भी कुछ जातियां भारतीय सामाजिक संरचना में ऐसी हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक परिस्थिति समाज के संपन्न वर्गों की तुलना में कमजोर तथा निम्नतर है। उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया। सन 1977 में मंडल आयोग का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, तो सन 1977 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसने 30 अप्रैल 1982 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मंडल आयोग का गठन कब किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की थी, भारत सरकार को कब दी। इस हेतु आयोग ने पिछड़े वर्ग के 3 आधार माने हैं। पहला सामाजिक, दूसरा शैक्षणिक और तीसरा आर्थिक। आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया, जिनकी जनसंख्या देश की आबादी की 52% थी। इसी अनुपात में 52% स्थान इन अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित करने की बात कही गई, परंतु संविधान की धारा 15 और 16 के अनुसार 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही 22.5% स्थान आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है। अतः संविधान के प्रावधानों के कारण पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए नौकरी, शिक्षण संस्थानों में 27% स्थान ही आरक्षित करने की सिफारिश की है। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन जनता दल सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी की। अक्टूबर 1990 को न्यायालय द्वारा इस पर स्थगन आदेश जारी हुआ। तत्पश्चात 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे चिकनी परत के प्रावधान के साथ उचित करार दिया। केंद्र सरकार ने इसकी पालना में 8 सितंबर 1993 से 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण की व्यवस्था है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, भारतीय परिवार। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे मानव और संस्कृति में अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, बताते हैं, यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों जिनमें निकट का नाता हो, यदि वे एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जाता है। कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि यदि वे एक स्थान पर भोजन करते हों और एक ही आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हैं, यानी कि उनका जो जीवन आजीविका का स्रोत है वो एक ही हो, उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, चचेरी भाइयों की पत्नियां तथा बच्चे, विधवा बहनें आदि सम्मिलित होते हैं। ये थी डॉक्टर श्यामाचरण दुबे के अनुसार संयुक्त परिवार किसे कहा जाता है। उन्होंने ये इस प्रकार की परिभाषा दी है। भारतीय समाज में संबंधों के आधार पर परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। पहला विवाह संबंधी और दूसरा जन्म संबंधी। प्रश्न पूछा भी जाता है, कई बार परीक्षा में आया है कि भारतीय समाज में संबंधों के आधार पर परिवार कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, विवाह संबंधी परिवार और जन्म संबंधी परिवार। अब हम सबसे पहले देखते हैं विवाह संबंधी परिवार कौन सा होता है। इस परिवार को दंपत्यामूलक परिवार भी कहा जाता है। इसके केंद्र में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जो विवाह संबंधी परिवार होते हैं उसमें दाम्पत्यमूलक परिवार भी कहा गया और इस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। साथ ही
विवाह के आधार पर बने कुछ अन्य रिश्तेदार भी ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसे परिवार भारतीय समाज में सब जगह पाए जाते हैं। विशेषकर उनके जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जैसे खरिया जनजाति। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि खरिया जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब दूसरा आता है जन्म संबंधी परिवार यानी रक्त संबंधी परिवार। ऐसे परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म से परिवार का सदस्य होता है, ऐसे परिवारों को रक्त संबंधी परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे परिवारों को रक्त संबंधी परिवार कहा जाता है, जिसमें भाई बहन, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, पिता, पुत्र, पुत्रियां आदि निवास करते हैं। भारतीय समाज के अधिकांश परिवार इसी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।